संभल केस पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े आदेश। पहला आदेश आया है हाईकोर्ट जाए मस्जिद कमेटी। दूसरा आदेश है ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक। तीसरा आदेश निचली अदालत कोई एक्शन ना ले। चौथा आदेश है यूपी सरकार शांति बनाए रखे। वहीं पांचवा आदेश दिया गया है कि सीलबंद सर्वे रिपोर्ट पेश करें। तो देखिए ये बड़ी जानकारी मिल रही है संभल के पूरे मामले को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़े आदेश दिए हैं जिसमें हाईकोर्ट जाए मस्जिद कमेटी ये कहा गया है। साथ ही ट्रायल कोर्ट के आदेश पर फिलहाल के लिए रोक है। निचली अदालत कोई एक्शन ना ले ये भी कहा गया हाईकोर्ट जाने के आदेश के साथ ही, और यूपी सरकार शांति बनाए रखे ये भी अपने आदेश में कहा गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संवाददाता मनीष झा ने बात की है हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन से। विष्णु, आज जो सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कहा, तो मतलब तो यही निकला कि अब जब तक पहले हाई कोर्ट फैसला नहीं कर लेती है इस मामले में, तब तक जो है आप लोग जो मतलब वहां गए थे सर्वे कराने के लिए, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। हाँ, सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट ने सील कवर को दाखिल करने के लिए कहा गया है और वो रिपोर्ट हमें नहीं दाखिल करनी है, एडवोकेट कमिश्नर महोदय को दाखिल करनी है। और एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट कहा है सील कवर में वो ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट के सामने फाइल कर सकते हैं। तो रिपोर्ट फाइलिंग में कोई रोक नहीं है, उन्होंने कहा है सील कवर में फाइल करेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे ये कहा है कि आप इस ऑर्डर को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए, जहां पे भी आपको रेमेडी प्रोवाइडेड है आपको वहां जाना चाहिए। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने उनको कही है कि मुस्लिम पक्ष को सीधे यहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए था, बल्कि उस अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाना चाहिए था। क्योंकि आपने सिविल जज सीनियर डिवीजन के ऑर्डर को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, हाई कोर्ट को बाईपास करते हुए। तो यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि आप इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करिए, जो भी रेमेडी है 115 की या 227 की आप उसको अवेल करिए। और अगर आप हाई कोर्ट में फाइल करते हैं तो 3 वर्किंग डे के अंदर ये मैटर लिस्ट होना चाहिए और ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे रहेगी नहीं रहेगी ये हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। जब तक हाई कोर्ट में नहीं फाइल करते तब तक रोक लगाई गई। लेकिन चूंकि संभल में जो हिंसा हुई उसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से भी ये जिम्मेदारी दी है कि आप लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल राज्य सरकार, और मुझे लगता है यही सबकी प्राथमिकता, आपकी भी सुप्रीम कोर्ट की और सभी पक्षों की भी प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि वहाँ पे पीस और हार्मनी रहे। और यही बात राज्य सरकार ने भी कही है कि पीस और हार्मनी मेंटेन करने के लिए जो भी कदम उठाने हैं वो हम उठा रहे हैं और पीस और हार्मनी मेंटेन रखेंगे। तो देखिए हिंदू पक्ष के जो वकील हैं विष्णु शंकर जैन, उनसे बात कर रहे थे हमारे सहयोगी मनीष झा। हाईकोर्ट जाए मस्जिद कमेटी ये सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, यानी ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ जिस तरह से मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आप हायर कोर्ट जाएं, लेकिन साथ ही साथ हाई कोर्ट जाएं। लेकिन साथ ही साथ एक बड़ा डेवलपमेंट और हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने जो लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं उन पर भी रोक लगा दी है। यानी इस मामले की जब तक सुनवाई हाई कोर्ट में नहीं हो जाती तब तक लोअर कोर्ट में इस केस की सुनवाई नहीं हो पाएगी। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, ये बताइए कि आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मतलब क्या हुआ? लोअर कोर्ट में अब सुनवाई नहीं होगी, इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा और उसके बाद ही लोअर कोर्ट में सुनवाई होगी। दूसरा, सर्वे जो रिपोर्ट है वो बंद लिफाफे में सौंपी जाएगी, यानी सर्वे में मस्जिद के क्या निकला है ये अभी पब्लिक नहीं किया जा सकता। इसके अलावा और क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए समीर, अहम बात यह है कि जो सद्भाव है उसको कायम रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट यानी कि निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी, ताकि लोगों का भरोसा कायम रहे कानून व्यवस्था पर। और हाईकोर्ट जाने के लिए कहा पक्षकार को, वो भी इसलिए क्योंकि प्रक्रिया के अनुरूप वो अपील में हाईकोर्ट ही जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट सीधे नहीं आ सकते हैं। और हाईकोर्ट जब उस मामले की समीक्षा कर लेगा और उस पर आदेश दे देगा, तब सुप्रीम कोर्ट उसमें जो लीगल लैकुनाज हैं, यानी कि अगर कोई कानूनी खामी है, तब उस पर गौर करते हुए इस मामले पर आगे सुनवाई करेगा। और एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि जो रेमेडी थी, यानी कि जो उपचार था, उसका हाईकोर्ट को छोड़ करके वो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट आ गए, जबकि लोअर कोर्ट के बाद वो हाईकोर्ट जा सकते थे। तो यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक टाइम पीरियड दे दिया कि आप यहाँ आने की बजाय हाईकोर्ट जाएं। इसके लिए उन्होंने ट्रायल कोर्ट की जो प्रोसीडिंग थी उसको स्टे कर दिया और हाईकोर्ट को 3 दिन के भीतर सुनवाई करने के लिए कहा। और साथ ही जो याचिका है मुस्लिम पक्ष की, यानी कि जो जामा मस्जिद समिति की याचिका है, उसको अपने पास लंबित रखा है। और इस दौरान अगर हाईकोर्ट सुनवाई करके कोई निर्णय दे देता है तो वो बीच में ही सुनवाई की मांग कर सकते हैं, यानी कि 6 जनवरी एक
एप्रोप्रिएट डेट दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि 8 जनवरी को निचली अदालत में सुनवाई थी और उस पर स्टे है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 जनवरी की डेट दे दी कि हाई कोर्ट पूरी सुनवाई कर लेगा और उसके बाद यहां पर मामला अगर यानी आता है हाई कोर्ट में जब तक इस केस की सुनवाई नहीं हो जाती तब तक लोअर कोर्ट ना तो प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ा सकती है, ना इस मामले में कोई आदेश दे सकती है। देखिए समीर, 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आगे सुनवाई करेगा और साथ ही कॉशन कर दिया है, यानी कि हाईकोर्ट को यह कह दिया है कि आप 3 दिन के भीतर इस मामले की सुनवाई करें। तो सुप्रीम कोर्ट जो 6 जनवरी को अगली सुनवाई करेगा उसमें स्टे को कंटिन्यू रख सकता है अगर हाईकोर्ट में ये मामला लंबित रहता है और कोई निर्णय निकल कर सामने नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में वो स्टे कंटिन्यू रह सकता है। अभी जो एंट्रीम ऑर्डर है वो 6 जनवरी तक के लिए है और सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई का इंतजार करना होगा। और इस बीच हाईकोर्ट में जो पिटीशन फाइल होगी जामा मस्जिद समिति की तरफ से, तो हाईकोर्ट उस पर समीक्षा करके निर्णय लेगा और अगर निर्णय ले लेता है तब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है 6 जनवरी से पहले, और अगर नहीं भी पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट स्टे को आगे कंटिन्यू रख सकता है। तो 6 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। पीयूष, आपका शुक्रिया पूरी डिटेल्स इस खबर पर देने के लिए। और देखिए, थोड़ी देर पहले संवाददाता पीयूष पांडे ने मुस्लिम पक्ष के वकील से भी बात की इस पूरे मामले को लेकर, क्या कहा उन्होंने, सुनिए। हमारे साथ मुस्लिम पक्ष के वकील सुलेमान साथ में हैं। आज जो संभल जामा मस्जिद की याचिका थी उस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने की, मेरिट पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं की। क्या आदेश जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और उसका क्या प्रभाव होगा? मैं समझता हूँ एक तो सबसे अहम बात ये हो गई कि जो सूट है सिविल सूट संभल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसकी जो प्रोसीडिंग है वो स्टे हो गई जब तक हाई कोर्ट डिसाइड नहीं करता है। जो अपील फाइल करेंगे जामा मस्जिद कमेटी इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने और 19 नवंबर 2024 के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट है जो सर्वे उन्होंने करा था, वो रिपोर्ट भी एक तरह से उसको पब्लिक नहीं हो सकती, उसको सील कवर में रखने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो एक तरह से जो भी फैसला 19 नवंबर का हुआ था वो अभी तक उसकी सारी कार्रवाइयाँ स्टे सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट डिसाइड नहीं करता है चैलेंज। और तीसरी एक अहम बात और ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पेसिफिक डायरेक्शन दिए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप पीस एंड हार्मनी मेंटेन करें, पीस कमेटीज बनाएं, तो अमन और शांति को मेंटेन करें। बहुत अच्छा फैसला है। कब तक हाई कोर्ट में आप इस मामले पर याचिका फौरन ही फाइल होगी और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि वो 3 दिन के अंदर, जब भी हम फाइल करें वो 3 दिन के अंदर हाई कोर्ट में लिस्ट हो। अच्छा, एक चीज और, हाई कोर्ट ने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस मामले पर हाई कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसके बाद आप तत्काल यहाँ पर सुनवाई के लिए मांग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़े तो आप कोई एप्लीकेशन बीच में फाइल कर सकते हैं। तो मुस्लिम पक्ष को ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ पहले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा, यह सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है और तब तक जो लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं उन पर भी रोक लगा दी है। और इस बीच देखिए, संभल से ताजा अपडेट हमारे पास आ रही है। ताजा खबर यह है कि जामा मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की जा रही है। नमाज के लिए मस्जिद पहुंचना शुरू हो गया है लोगों का। ये तस्वीरें आप देखिए, मस्जिद में बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। इसका मतलब यह है कि जो स्थानीय लोग इस मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, सिर्फ वही लोग अंदर जा सकेंगे, वही नमाज पढ़ सकेंगे। बाहर के लोगों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। मस्जिद के बाहर सुरक्षा के खास इंतजाम भी किए गए हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता संभल से हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, जरा तस्वीरें दिखाइए। अब तो जुमे की नमाज शुरू होने का वक्त हो गया है, क्या हो रहा है वहां पर, किस तरह के सुरक्षा इंतजाम है, जरा बताएं। जी बिल्कुल समीर, देखिए हिंसा के बाद पहली जुम्मे की नमाज है और उसको लेकर उसी तरीके की तैयारियां जो है वो यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई हैं। देखिए जो नमाजी हैं उन्होंने आना शुरू कर दिया है शाही जामा मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए। तकरीबन उम्मीद है कि 5000 के करीब जो लोग हैं वो आज जुम्मे की नमाज अदा करने शाही जामा मस्जिद में आ सकते हैं। और लेकिन खास बात यह है कि ये सभी लोग स्थानीय होने चाहिए, यानी कि बाहरी लोगों के आज शाही जामा मस्जिद में नमाज अदा करने पर पूरे तरीके से रोक लगा दी गई और इसी चीज़ के लिए
बाकायदा जो मस्जिद कमेटी है उसकी तरफ से अपने वॉलंटियर भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। आप देखिए गेट पर किस तरीके से वॉलंटियर्स यहाँ पर तैनात हैं और ये इस बात की पहचान कर रहे हैं कि आखिरकार कोई बाहरी शख्स तो मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए नहीं पहुंचा है। इसके अलावा जितनी भी मस्जिद के गेट है, जो एंट्री पॉइंट है, हर जगह मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं, पुलिस जवानों की तैनाती की गई है और पहले जो लोग नमाज अदा करने आ रहे हैं उनको प्रॉपर चेक किया जा रहा है और उसके बाद ही उन्हें मस्जिद के अंदर जाने की यहाँ पर इजाज़त दी जा रही है। साथ ही ये देखिए किस तरीके से जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो भी यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए गए हैं मस्जिद के चारों तरफ। साथ ही मस्जिद की तरफ आने वाले जितने भी रास्ते हैं सभी पर बैरिकेटिंग की गई है। सिर्फ एक रास्ता यहाँ पर खोला गया है नमाजियों के आने के लिए और उसको लेकर भी बड़ी संख्या में पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती की गई है ताकि जो रविवार की सुबह स्थिति देखने को मिली उसकी किसी भी सूरत में उसकी पुनरावृत्ति ना हो पाए, तो उसको लेकर विशेष इंतजाम इस वक्त संभल में शाही जामा मस्जिद के आसपास किए गए हैं। बिल्कुल, यानी रविवार को जो कुछ किया गया उसके बाद सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं। संभल में जुमे की नमाज इस वक्त संभल की शाही मस्जिद के अंदर अदा की जा रही है। संभल हिंसा मामले में विपक्ष सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सर्वे पर क्या कहा है, सुनिए। कोर्ट के मामलात हैं। मैंने अभी आपको बताया ही कि कुछ भी रिपोर्ट पेश हो जाए मस्जिद थोड़ी डिमोलिश होगी। क्यों परेशान हो रहे हैं सब लोग? रिपोर्ट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। हाँ, अगर कोई आदमी बिल्कुल ही बेईमानी पे ही उतर आया हो तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अमन की चाबी इंसाफ के पास है। अगर इंसाफ नहीं होगा तो अमन कायम नहीं रहा जा सकता। संभल हुआ, अजमेर हुआ। सवाल ये है कि जो 1991 का और संभल में हुई हिंसा को लेकर उपद्रवियों का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें दंगाइयों को बाइक में आगजनी करते हुए साफ देखा जा सकता है। संभल बवाल के बाद जुमे की नमाज के दौरान प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए वेस्ट यूपी में पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। इस बीच हिंसा के दिन का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ उपद्रवी एक जगह पर एक साथ जुटे दिख रहे हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि कैसे दंगाई पहले दो बाइक को एक जगह पर घसीट कर लाते हैं, फिर दोनों बाइक में आग लगा देते हैं। आरोपियों की हरकत को देखकर लग रहा है कि वो सुनियोजित तरीके से आगजनी की वारदात को अंजाम देना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने रास्ते के मोड़ पर भीड़ इकट्ठा की और फिर बाइक्स को आग लगा दी। वहीं प्रशासन का कहना है कि जामा मस्जिद पर वाहनों में आगजनी और तोड़फोड़ करने में उपद्रवियों ने बड़ा नुकसान किया है। जानकारी के मुताबिक दंगाइयों ने संभल में करोड़ों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। 24 नवंबर को हुई हिंसा में जिसमें 5 लोगों की जान चली गई, दंगाइयों ने निजी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया है। संभल प्रशासन का कहना है कि संपत्ति के नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से ही कराई जाएगी। संभल में अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कितने संदिग्धों की पहचान की गई है और पूरे जिले में पुलिस कितनी अलर्ट है, दिखाते हैं आपको एक और रिपोर्ट। संभल हिंसा में शामिल लोगों की पहचान जारी है। सोशल मीडिया और सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। इस घटना में अब तक 250 आरोपियों की पहचान, 30 अरेस्ट, 12 एफआईआर दर्ज, सांसद वर्ग पर एफआईआर, 3 सदस्यीय जांच आयोग गठित। दावा है कि जिन आरोपियों की पहचान की गई है वो हिंसा और पथराव में शामिल थे। संभल में अचानक हुई हिंसा को लेकर प्रशासन ने भी ये दावा किया है कि वहां कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं हुआ। प्रशासन ने अब संभल में 3 टियर सुरक्षा का बंदोबस्त किया है। सब इंस्पेक्टर भी, पूरी जोन का सिविल पुलिस भी डिप्लॉय करके रखे हम लोगों ने। पर्याप्त बल पूरी संभल में चारों तरफ से हम लोगों ने डिप्लॉय करके रखा। साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट्स का आउटर कार्डन में भी, डिस्ट्रिक्ट आउटर कार्डन और संभल का आउटर कार्डन भी, जो भी 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स सब आ रहे हैं उसकी भी चेकिंग तलाशी वगैरह हो रही है। चारों तरफ हम लोग निगाह रखा हुआ। संभल पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से हथियार बरामद करने का दावा किया है, जिसमें 12 बोर का तमंचा, 12 बोर के 21 खोखे, एक 32 बोर का तमंचा मिला है। इस बीच यूपी सरकार ने मामले की न्यायिक जांच के लिए 3 सदस्यीय आयोग गठित कर दिया है, जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड जज देवेंद्र अरोड़ा करेंगे। आयोग अपनी रिपोर्ट 2 महीने में सरकार को सौंपेगा। और संभल हिंसा का शिकार हुए युवक अयान के बयान को प्रशासन बहुत अहम मान रहा है। अयान की मौत के बाद परिजनों ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें फायरिंग का जिक्र किया गया है। बयान क्या है ये भी देखिए। नाम है तेरा? अयान। कैसे लग गई? गिर गया था, लग गई। हैं? गिर गया था भाई। अच्छा।
24 नवंबर को इलाज के लिए मुरादाबाद जिला अस्पताल पहुंचे अयान ने बताया था कि गिरने की वजह से उसे चोट लगी। इस बयान के बाद अयान की मौत हो गई। अयान के बयान के बाद प्रशासन ने दावा किया कि पुलिस फायरिंग की थ्योरी गलत साबित हुई है। कमिश्नर आंजनेय कुमार ने कहा कि संभल में लोगों को भड़काया गया और इसके बाद हालात बिगड़े। वहां पर हम बिना साक्षी के कोई चीज कह नहीं सकते। उसने जो कहा है उसके अनुरूप भी पड़ताल हो रही है। बेसिकली चीज है कि ये बात भी हमारी थियरी को सही साबित करती है। वहां पर जो लोग इकट्ठे हुए थे उनके इकट्ठे होने की कोई वजह नहीं थी। बिना वजह लोग इकट्ठे हुए, क्यों इकट्ठे हुए? अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अजमेर दरगाह में मंदिर होने का दावा किया गया है। मामला अदालत में है और इस पर अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। इस बीच दरगाह प्रशासन ने पूरे मामले को पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका अजमेर सिविल कोर्ट की ओर से स्वीकार करने पर दरगाह प्रशासन ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। दरगाह प्रशासन का कहना है कि न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन मामले को तूल देने के लिए दुष्प्रचार किया जा रहा है। कोई भी कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट उसको एंटरटेन करेगी, उसके ऊपर बाकायदा एविडेंस होंगे, सबूत लिए जाएंगे, उसके बाद फाइनल आएगा। अभी तो बहुत टाइम है। अब ये तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट है उनका, वो चीप पब्लिसिटी के लिए कोई भी कर सकता है, तो इसके अंदर रोक तो कोई है नहीं। वहीं अजमेर संभल विवाद पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक खत जारी किया है। मस्जिद दरगाहों का दावा कानून और संविधान का मजाक है। वर्शिप एक्ट के तहत ऐसे दावों का कोई आधार नहीं है। बोर्ड के मुताबिक निचली अदालतें किसी भी विवाद का रास्ता न खोलें। बोर्ड ने सीजेआई से ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर निचली अदालतों के लिए निर्देश जारी करने की अपील की है। वर्शिप एक्ट 1991 लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है और ऐसा न करने पर विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है। और महाराष्ट्र में सरकार गठन का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर से कमान मिलने के संकेत। महाराष्ट्र में सरकार गठन की पिक्चर धीरे धीरे साफ हो रही है। संकेत मिल रहे हैं कि बातचीत के बाद देवेंद्र फडणवीस को सूबे की कमान मिलने वाली है। एकनाथ शिंदे और अजित पवार डिप्टी सीएम की कुर्सी लेंगे। सरकार में महायुति के सहयोगियों को क्या क्या मिलेगा और किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी, इसकी भी तस्वीर सामने आ रही है। गृह, वित्त, राजस्व और कार्मिक मंत्रालय बीजेपी के पास ही रहेंगे। शिंदे गुट को शहरी विकास और पीडब्ल्यूडी मंत्रालय मिल सकता है। एनसीपी अजित गुट को कृषि, सिंचाई, खाद्य आपूर्ति, मेडिकल एंड टेक्निकल एजुकेशन का मंत्रालय दिया जा सकता है। खबर है कि आज शाम मुंबई में महायुति के तीनों नेताओं की बैठक होगी और कल विधायक दल का नेता चुनने के लिए बीजेपी विधायकों की बैठक हो सकती है। बीजेपी कोटे से 20 से 21 मंत्री बनाए जा सकते हैं। शिवसेना शिंदे के कोटे से 11 मंत्री शपथ ले सकते हैं। एनसीपी अजित गुट से 9 से 10 मंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि कल दिल्ली में अमित शाह के साथ हुई बैठक में शिंदे डिप्टी सीएम के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में सहमति बन गई। गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक पर एकनाथ शिंदे ने फिर कहा कि शिवसेना सीएम पद की दावेदारी से बाहर है। विधायक दल की बैठक में सीएम का नाम तय होगा। जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बात की। उन्होंने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए कहा कि शिवसेना महायुति के साथ है। मी होतो, देवेंद्रजी होते, अजितदादा होते। बैठक अतिशय सकारात्मक झालेली आहे आणि पुन्हा उद्याही बैठक होईल। तुम्ही चर्चा काय झाली, म्हणजे चर्चा तुम्हाला सगळी मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा मी अरे आमची भूमिका काल मी जाहीर केली की महायुतीच्या मुख्यमंत्री पदाच्या उमेदवाराला शिवसेनेचा पाठिंबा कालच मी दिलेला आहे। त्यामुळे तो डेडलॉक संपलेला आहे। आज निर्णय झाला नाही, आता ते त्यांचं विधानमंडळाचं नेता निवडीची बैठक होईल ना, त्यानंतर पुढची समन्वय आहे, सकारात्मक आम्ही सगळे आहोत आणि आम्हाला राज्यातल्या जनतेने जे अतिशय क्लिअर कट मॅन्डेट दिलेले आहे त्यांचा आदर आम्ही करतोय आणि लवकरच सरकार स्थापन करू। और महाराष्ट्र के सीएम के नाम पर हो रही देरी को लेकर विपक्ष हमलावर है। उद्धव गुट की शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने टीवी 9 से इस पर क्या कहा, देखिए।
अमित शाह के साथ महायुति के नेताओं की, और कहा जा रहा है कि 1 से 2 दिन में मुख्यमंत्री कौन होगा महाराष्ट्र में पता चल जाएगा। देखिए 1-2 दिन और लग रहे हैं, जबकि जनादेश में भी बहुमत का है। इतना समय लग गया है ये निर्णय लेने में। बार बार कहा जा रहा है जो दिल्ली निर्णय लेगा, जो मोदी जी कहेंगे वो हम करेंगे, पर फिर भी आप नाम की घोषणा नहीं कर पा रहे। दिख रहा है कि खींचातानी चल रही है, और ये भी दिख रहा है कि बार बार दिल्ली आते हैं। कुछ यहाँ पे कल तक ये शंका थी कि अनाउंसमेंट हो जाएगा, अनाउंसमेंट नहीं हो रहा, फिर से महायुति की मीटिंग होने वाली है। तो ये जनादेश का अनादर है। जल्द से जल्द वहाँ पे सरकार बहाल हो और जो भी वादे किए हैं महाराष्ट्र की जनता से उसको पूरी तरीके से पूरा करने का काम हो। उन्होंने शुरुआत तो कर दी है, 10 करोड़ वक्फ बोर्ड को दिया है, स्टेट वक्फ बोर्ड को, जिसके ऊपर पूरी राजनीति की पूरी हिपोक्रेसी दर्शाई है कि कथनी और करनी में कितना अंतर है। और एक बड़ी खबर है, शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के घर पर ईडी की रेड पड़ी है। मुंबई के सांता क्रूज में शिल्पा शेट्टी के घर पर ईडी की छापेमारी। सुबह 6 बजे से जांच कर रही ईडी की टीम। पोर्नोग्राफी मामले में पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं राज कुंद्रा। 15 और ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और प्रोड्यूसर राज कुंद्रा के घर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की। ईडी की टीम ने आज सुबह 6 बजे से उनके सांता क्रूज वाले घर पर रेड की है। ईडी ने 15 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। महाराष्ट्र सहित उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई मोबाइल ऐप के जरिए पॉर्न कंटेंट बनाने और सर्कुलेशन से जुड़ी है। आरोप है कि राज कुंद्रा के घर मोबाइल ऐप के जरिए अश्लील कंटेंट का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। ये जांच मुंबई पुलिस के 2021 वाले केस पर आधारित है। साल 2021 में राज कुंद्रा पर कथित तौर पर पोर्नोग्राफी मामले से जुड़े होने का आरोप लगाया गया था, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया था। राज कुंद्रा 2 महीने तक जेल की सलाखों के पीछे रहे और आखिर में सितंबर 2021 से बेल पर बाहर हैं। पोर्नोग्राफी के अलावा राज कुंद्रा फिलहाल अजय भारद्वाज से जुड़े बिटकॉइन धोखाधड़ी मामले में भी आरोपी हैं। इस केस में भी उन पर एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है। और अब खबर एक हादसे से जुड़ी। हादसे की यह हैरान कर देने वाली तस्वीर एमपी के खंडवा से सामने आई है, जहां मशाल से भड़की आग में 30 लोग झुलस गए। आपको बता दें कि ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। रिपोर्ट देखिए। आखिर ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। तस्वीरें एमपी के खंडवा की। घटना के बारे में बताएं उससे पहले हादसे की एक और तस्वीर आप देखिए। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। मशाल जुलूस में कई महिलाएं भी थी जो आग की वजह से झुलस गई। चीख पुकार मच गई। कई बच्चों और बुजुर्ग महिलाओं को भी देख सकते हैं जो इस मशाल जुलूस में शामिल होने आई थी। शहीदों की याद में मशाल जुलूस निकाला गया था। करीब 200 मशालें जल रही थी जो घंटाघर चौक पर अपने समापन पर था। पुलिस के मुताबिक मशाल रखने के दौरान कुछ मशालें उल्टी हो गई और इससे मशाल में रखी लकड़ी के बुरादे और तेल की वजह से आग भड़क गई। हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनका इलाज जारी। जो आसपास की मशाल थी वो भभक गई थी। उन भभकने में वहाँ जो घेरा बना के लोग खड़े थे, उसमें कुछ महिलाएं, बच्चे और पुरुष थे। उसमें उनके चेहरे और हाथ के हिस्से में प्राथमिक रूप से झुलसे हैं। यूपी से खबर है, जालौन में एक नर्स ने गैंगरेप का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आ रहे थे तो 4 मोटरसाइकिल लगा दी रास्ते में, हमें पटक दिया, हम स्कूटी से खींच के जंगल में ले गए। गोविंद नाम है बाप। हम इसके आगे पीड़िता की आप बीती नहीं सुना सकते क्योंकि वो बेहद शर्मनाक है। पीड़िता की माने तो आरोपियों ने मानवता की सारी हदें पार कर दी। पीड़िता पेशे से नर्स है। नर्स की माने तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट भी की है। चेहरे और शरीर के कई अंगों पर चोट के निशान पाए गए हैं। पीड़िता का इलाज जारी है। उसने पुलिस को बताया है कि कानपुर देहात स्थित उसके पड़ोस की ही महिला ने कुछ लोगों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अवैध संबंध के शक में कल सुमित ने अपनी पत्नी को मारा पीटा था। मुसमरिया मोड़ के पास इन लोगों की आपस में मारपीट हुई। यद्यपि पीड़िता द्वारा प्रकरण में गंभीर प्रकृति के आरोप लगाए गए हैं, जिसकी गहनतापूर्वक जांच की जा रही है। और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के निर्माण में देरी को लेकर कई तरह की मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही थी, जिसे रेल मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। रेल मंत्रालय ने कहा क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए।
देश में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को चलाने की तैयारी है। रूसी कंपनी स्लीपर ट्रेनों का निर्माण करने वाली है। महाराष्ट्र के लातूर में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बनाई जाएगी। इस बीच देरी को लेकर मीडिया में आई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि डिजाइन के मसले को लेकर इसमें देरी हो रही है। रूसी कंपनी ट्रांसमाश होल्डिंग यानी टीएमएच मीडिया के जरिए भारत सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इस पर रेल मंत्रालय ने कहा कि डिजाइन कभी कोई मुद्दा नहीं था। टीएमएच के अधिकारियों के हवाले से मीडिया को बताया गया था कि भारतीय रेलवे ने ट्रेन में शौचालय और पेंट्री कार की मांग की थी, जिसके लिए ट्रेनों के डिजाइन में बदलाव करना जरूरी था। रेल मंत्रालय ने कहा कि असली समस्या फॉर्म को सीमित निर्माण क्षमता से जुड़ी थी, क्योंकि रूस में आमतौर पर छोटे यानी 6 से 8 कोच होते हैं, लेकिन वंदे भारत के डिजाइन के अनुसार 16, 20 या 24 कोच वाली ट्रेन बनाने के लिए कहा गया था। और आइए अब बात करते हैं भारत पाकिस्तान के क्रिकेट रिश्तों के सबसे बड़े पेंच की। सवाल कई है, क्या भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जाएगा या फिर पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी ही छीन ली जाएगी? मौजूदा दौर में क्रिकेट वर्ल्ड में ये दो सवाल सबसे बड़े हैं। इन दो सवालों के जवाब आज मिल सकते हैं, क्योंकि आज क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी बोर्ड की बैठक होने जा रही है। बैठक में अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के प्रोग्राम पर चर्चा होगी। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान के पास है और भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई ने आईसीसी को बता दिया है कि भारतीय टीम को पाकिस्तान किसी भी हाल में नहीं भेजा जाएगा। बीसीसीआई ने दो टूक लहजे में कहा है कि पाकिस्तान के सुरक्षा हालात बदतर हैं, ऐसे में वो अपने क्रिकेटर्स की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं कर सकता। और आईसीसी की आज होने वाली बैठक वर्चुअली अंजाम दी जाएगी। वर्चुअल बैठक होगी और चैंपियंस ट्रॉफी के भविष्य पर आखिरी फैसला भी लिया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल 19 फरवरी से शुरू होने वाली है, जिस पर सबकी नजरें हैं। टूर्नामेंट का आयोजन पाकिस्तान में होना है, लेकिन बीसीसीआई की दो टूक के बाद आईसीसी ने आज एक इमरजेंसी बैठक बुलाई। आपात बैठक है, जिसमें लिया गया फैसला हर किसी को मानना होगा। आमतौर पर आईसीसी 90 दिन पहले टूर्नामेंट का शेड्यूल घोषित कर देती है, लेकिन मेजबानी में ऐसा पेच फंसा हुआ है कि टूर्नामेंट में महज 82 दिन रह गए, लेकिन फिर भी टूर्नामेंट का शेड्यूल अभी तक फिक्स नहीं हो पाया है। आईसीसी की आज की फुल मेंबर मीटिंग में 3 प्रस्तावों को लेकर विचार हो सकता है। पहला प्रस्ताव यह है कि टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल में खेला जाए, यानी कि भारत अपने मैच पाकिस्तान से बाहर खेले, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी इसका विरोध कर रहा है। दूसरा प्रस्ताव है पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन मेजबानी के अधिकार पाकिस्तान के पास ही रहे। तीसरा जो प्रस्ताव है, पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में बिना भारत के खेला जाए, लेकिन ऐसा होगा तो टूर्नामेंट रद्द होने की आशंका है। और आपको यह भी बता देते हैं कि भारत ने पाकिस्तान जाकर आखिरी मैच कब खेला था। टीम इंडिया ने 2008 में आखिरी बार पाकिस्तान का दौरा किया था। 2008 में 3 टेस्ट मैचों की उस सीरीज को भारतीय टीम ने 1-0 से जीता था, लेकिन मुंबई में आतंकी हमले के बाद से बहुत कुछ बदल गया। भारत पाकिस्तान नहीं गया। 2008 में मुंबई पर आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने से मना कर दिया। वहीं पाकिस्तान ने 2012-13 में भारत का आखिरी दौरा किया था। उस दौरे में 3 वनडे और 2 T20 मैच खेले गए थे। वनडे सीरीज को पाकिस्तान ने 2-1 से जीता था, जबकि T20 सीरीज 1-1 की बराबरी पर रही थी। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर बोले हैं राजीव शुक्ला। बड़ी खबर मिल रही है, भारतीय खिलाड़ियों की सुरक्षा सबसे ऊपर है। चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल में करवाने पर विचार किया जा रहा है। राजीव शुक्ला ने यह बयान दिया। हालात हैं, सब कुछ है, उनको देखते हुए फैसला लिया जाएगा। हमारे लिए खिलाड़ियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। क्या सर हाइब्रिड मॉडल पे भी संभावना है विचार? वो भी एक ऑप्शन है, हाइब्रिड मॉडल भी एक ऑप्शन है ना, और भी ऑप्शंस हैं, तो उस पर वार्तालाप चल रही है। लेकिन पाकिस्तान तो कह रहा है हम वापस चले जाएंगे, कोई किसी कीमत पे हम मैं इसीलिए कह रहा हूँ वार्तालाप चल रही है।
तो पाकिस्तान को आईसीसी से क्या मैसेज मिलने वाला है, इस पर सबकी नजरें होंगी आज। आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्विस सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इकोनॉमिक थिंक टैंक GTRI यानी ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने एक स्टडी में संभावना जताई है कि 2030 तक भारत का सर्विस सेक्टर निर्यात में गुड्स एक्सपोर्ट को पीछे छोड़ देगा। यह रिपोर्ट देखिए। आईटी और सॉफ्टवेयर क्षेत्र में भारत की बढ़ती धाक ने सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट को खासा बूस्ट दिया है। GTRI की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2030 तक सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट $618.21 बिलियन तक पहुंच जाएगा, जबकि गुड्स एक्सपोर्ट $613.04 बिलियन होगा। GTRI रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2019 से 2024 के बीच सर्विस एक्सपोर्ट में करीब 10.5% की कंपाउंड सालाना वृद्धि दर रिकॉर्ड की गई, जबकि इसी दौरान गुड्स एक्सपोर्ट की कंपाउंड सालाना वृद्धि दर 5.8% रही। वित्त वर्ष 2024 में कुल सर्विस एक्सपोर्ट $339.62 बिलियन रहा। वित्त वर्ष 2024 में सर्विस सेक्टर के कुल एक्सपोर्ट में 86.4% हिस्सा सॉफ्टवेयर, IT और OBS यानी अन्य व्यापारिक सेवाओं का रहा। बात करें गुड्स एक्सपोर्ट की तो वित्त वर्ष 2024 में गुड्स निर्यात 437.06 बिलियन रहा। GTRI के मुताबिक भारत को IT सेवाओं का विस्तार अमेरिका के अलावा दूसरे देशों को और कानून, टैक्स, कंसल्टेंसी, मार्केट रिसर्च का विस्तार खाड़ी देशों के बाहर भी करना होगा।